गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, या उसी का सेकेंड नाम है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो हेडिंग लिखो फिर आप, लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या वही आपका भाई डिफिनिट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या उसी को हम लोग बोलते हैं भाई लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस। ठीक है, इसमें लिख लो पहले आप। ठीक है, पहले आप कुछ लिख लीजिए इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिखो भाई अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a pure chemical compound, a pure chemical compound always contain always contain the same element, always contain the same element, combines together in the same proportions, in the same, combined together in the same proportion by mass, according to this law, a pure chemical compound always contain the same element, combines together in the same proportions by mass, ठीक। इसका एग्जाम्पल जैसे कि आप लिख लो, जिससे आपको थोड़ा समझना इजी हो जाएगा भाई। ये व्हाइट चौक है, एग्जाम्पल लिख लो इसका। एग्जाम्पल में लिख लो भाई 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर कितना भाई आपका 18 ग्राम। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा 18 ग्राम का? सर इसका मीनिंग लिख सकते हैं इसमें कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 2 ग्राम क्या भाई आपका हाइड्रोजन है। मीन्स यदि हम देखें मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का मास इसमें कितना है 2, ऑक्सीजन का मास कितना है भाई 8, 16 सॉरी, जो ऑक्सीजन का वेट है वो कितना है आपका 16। ये जो आएगा वो 1/8, या हम इसे दूसरे टर्म में लिख सकते हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा 16/2, 2 से डिवाइड कर देंगे 8/1, 2 से डिवाइड कर देंगे जाएगा 8/1। ठीक है,
इसका मीनिंग क्या है 8/1 आ रहा है या फिर जो भी 1/8 जो भी है, इसका मीनिंग क्या है? बोलो भाई, इसका मीनिंग क्या है? पहले इतना नोट कर लो। हाँ, इस पे देखो हमने क्या कहा पहले, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ प्योर केमिकल कंपाउंड always contain the same element combines together in the same proportion by mass, same proportions by, इसका मीनिंग ये है स्टूडेंट्स, सेम प्रोपोर्शन बाई मास मींस यदि हम ये देखें यहां पे इस डिफरेंशियल के रिस्पेक्ट में तो 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट होगा 8 ग्राम ऑक्सीजन से और जो बनेगा वो आपका 9 ग्राम वाटर बनेगा। 9 ग्राम क्या बनेगा भाई? वाटर। वही लिखा है सेम प्रोपोर्शन बाई मास, या ऐसे लिख लो तो यहां लिखेंगे सर 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेगा 1 ग्राम हाइड्रोजन से तो आपका 9 ग्राम जो होगा वो क्या बनेगा भाई? 9 ग्राम वाटर बनेगा। ठीक है, इस पे एक और एग्जांपल लिखते हैं। इसे क्या करते हैं, एक एग्जांपल और लिखते हैं। देखो ये तो रफ कर देना। यहां पे जो हमने एग्जांपल लिया था वो हम यहां नोट भी कर रहे हैं। 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये ना लिए थे भाई। अब सेकेंड एग्जांपल ले लो, वाटर को चेंज कर दो। क्या कर दो? चेंज कर दो। अब यदि आप चाहो इसको हाफ भी कर सकते हो, 8 की जगह 9 कर लो, या फिर यदि आप चाहो इसको डबल कर दीजिए, उससे कोई टेंशन नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप चाहो तो इस 18 को डबल कर दो या फिर आप चाहिए तो हाफ कर दीजिए। अगर डबल कर देते तो क्या आएगा भाई? 16 ग्राम ऑफ H2O। अब इस 16 ग्राम सॉरी 36 अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो जाएगा 2N2H2O मींस यहां पे आपका 2 2 जा 4 ग्राम आपका हाइड्रोजन होगा प्लस 2 32 ग्राम आपका ऑक्सीजन होगा। इस पे 4 ग्राम आपका हाइड्रोजन है और 32 ग्राम आपका ऑक्सीजन है। बोलिए भाई, अब अगर हम इसमें लिखें दैट इज मास ऑफ H अपॉन मास ऑफ O या फिर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन पे कितना दिया गया भाई? 4। वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आपका? 32। वेट ऑफ ऑक्सीजन यहां कितना है भाई? 32। वेट ऑफ आपका हाइड्रोजन कितना है? 4। ये सिंपल रेशियो कितना आएगा देखो, 4 8 जा 32 तो 1/8 या फिर 4 8 जा 32 8/1 मींस यहां देखो जो सिंपल आपका रेशियो आ रहा वो 1/8 है और यहां जो आपका सिंपल वही 8/1 आया। इसका मीनिंग क्या निकला कि सर यहाँ जो मास है वो कांस्टेंट है। देखिए जो मास है वो क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है मींस आपने जो भी लिया उसका रेशियो क्या आया? 1/8। यानी मीनिंग हो गया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन जब रिएक्ट होगा 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना बनेगा भाई आपका? 9 ग्राम वाटर। 9 ग्राम क्या बनेगा? वाटर। ठीक है, तो लिख लो इसका एक्सप्लेनेशन। ये रफ करते नहीं, पहले का है, ये रफ करते रहते। देखो यहां पे तो देखो फ्रॉम द एबव टू केसेस, फ्रॉम एबव मतलब ऊपर जो दिया गया अभी 2 केसेस, फ्रॉम एबव टू केसेस। 2 केस देखा है भाई आपने। एक आपने देखा 18 ग्राम ऑफ H2O, दूसरा आपने देखा 36 ग्राम ऑफ H2O। बोलिए भाई, तो दोनों जो आपका मास ऑफ हाइड्रोजन अपन मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो आया था, रेशियो वो क्या भाई आपका? 1/8। 1/8। वैसे ही देखो यहाँ पे क्या आपने देखा सर, अगर आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो देखा तो भी आ गया 8/1। कितना है आपका? 8/1। ठीक है, लेकिन इसमें फ्रॉम द अबव 2 केसेस different weight H2O sample were taken,
two cases different weight of mass, चाहे वेट नहीं लीजिए, डिफरेंट लिख लो भाई, डिफरेंट वेटिंग, WEI, different weighting of mass is taken, क्या लेगा भाई, mass were taken, क्या ले गया, mass were taken, but देखा गया कि जो सिंपल रेशियो था वो क्या आ गया भाई, सेम आ गया, क्या आ गया, देखिए द रेशियो ऑफ मास, द रेशियो ऑफ mass of hydrogen and the ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen and to the mass of oxygen to the mass of oxygen comes out to be अब यहां देखो भाई, ये मास ऑफ हाइड्रोजन है और ये मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है आपका, कम्स आउट टू बी 1/8, क्या आ रहा है 1/8, लिख लोगे, कम्स आउट टू बी 1/8 इज सेम, कम टू बी 1/8 कैसे लिखेंगे, 1/8 is same prove law of constant proportion, it's same prove law of constant proportion मीन्स आपने डिफरेंट वाटर का वेट लिया भैया, आपने जो वाटर लिया उसका वेट आपने डिफरेंट लिया ना, लेकिन आपने उसमें देखा कि फ्रॉम द एवर टू केसेस डिफरेंस वेट ऑफ मास वर टेकन, बट द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन कम्स आउट टू बी 1/8, कितना भाई 1/8, तो दोनों में सेम हो गया। 18 ग्राम जब आप लिए थे उसमें भी 1/8 आया था, आपने जब 36 लिया उसमें भी 1/8 आया, यानी क्या हो गया आपका सेम हो गया। जब सेम हो गया तो प्रूफ हो गया कि यही आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है। इतना नोट कीजिए, जल्दी नोट करो भाई इसको, तो नोट कीजिए इसको तो प्लीज। चलिए ये तो रफ हो गया, नोट हो गया होगा ना। एक एग्जांपल लिखो इस पे, एक एग्जांपल लिखो भाई, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन and oxygen combines in the ratio 1:8 by mass, 1:8 by mass, 1/8 या 1:8 by mass to form water, mass to form water, to form
ठीक है भाई। अब देखिए इसमें व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस would be, what mass of oxygen gas would be requirement to react, would be requirement to react completely with, react completely with 3 gram of hydrogen gas, 3 gram of hydrogen gas, 3 ग्राम क्या है इसमें हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो अब यहां देखो आप सॉल्व कैसे करोगे। ये सर हम लोग इसके पहले सॉल्व ये किए थे, 2 केस बनाए थे, एक केस 1 हमने सॉल्व किया था और एक हमने केस 2 सॉल्व किया था। केस 1 में हमने लिखा था भाई मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहां दिया हुआ है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस इन द रेशियो, कंबाइंस इन द रेशियो। तो हाइड्रोजन पहले है, फिर क्या आपका ऑक्सीजन किस रेशियो में भाई 1/8, किस रेशियो में 1/8 बाई मास। तो आप चाहो तो 1 ग्राम यहां लिख सकते हो और 8 ग्राम यहां लिख सकते हो टू फॉर्म वाटर। सेकंड पूछा गया व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस would be requirement to react completely with 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो सेकेंड केस में दे रखा है जो मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन है, इसमें आपने 3 ग्राम दे दिया, ये x मान लीजिए। यही आपसे पूछ रहा है कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, बोलिए भाई। तो हम चाहे इसको लाके इक्वल कर सकते, बराबर 3/x मींस x बराबर 8 3 जा 24 ग्राम, 24। नोट कर लीजिए इसको। तो यानी जो x की वैल्यू आएगा वो कितना है भाई, x की वैल्यू कितना आएगा 24 ग्राम। देखो यहां पे एक पॉइंट फिक्स है 1:8, जो रेशियो है वो 1:8 है। मींस यदि जब 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा, यदि सर 2 ग्राम होगा तो 16 ग्राम होगा, ये 3 ग्राम होगा तो 24 ग्राम होगा, ये 4 ग्राम होगा तो 32 ग्राम होगा, ये 5 ग्राम है तो 50 ग्राम होगा। फिर से देखो, यदि ये 1 ग्राम है तो 8 ग्राम होगा, यदि ये 2 ग्राम है तो 16 ग्राम होगा, यदि ये 3 ग्राम है तो 24 ग्राम होगा, यदि 4 ग्राम है तो 32 ग्राम होगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। नोट कर लो इसको पहले, आप लोग तो नोट करो भाई पहले। चलो अब इसी में हम एक और डिफरेंसेस लिखेंगे। देखो इसी को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डिफरेंसेस देकर के एक्सप्लेन किया है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डिफरेंट साइंटिस्ट एक्सप्लेनेशन देकर के एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसी को दूसरे टर्म में देखते हैं। एक हमने देखा मास के टर्म में कि सर 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा और 9 ग्राम आपका वाटर बनेगा। यदि वो 2 ग्राम है तो 16 ग्राम से रिएक्ट होगा और अब 18 ग्राम वाटर बनेगा। सेम सेकंड लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब यही से लाइन चेंज कर देना, ठीक है, ऐसे तो और अच्छा लगेगा। चाहो आप यहां पे ऐसे लिख दो, ऐसे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंपाउंड कैन बी obtained, a compound can be obtained from different
obtained from different component, देखिए डिफरेंट, ऐसे लिख लो, रुक जाओ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या डिफरेंट प्रोपोर्शंस, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स लिखना, रुक जाओ, डिफरेंट सोर्स, but the ratio of each component, ratio of each component remains same. Each component remain same. जो रेशियो होगा each components का, वो क्या भाई आपका remains same. It does not depend on the it does not depend on the, देखो भाई, it does not depend on the method of its prepare, depend on the method of its prepare. It does not depend on the method of its prepare, यानी किस मेथड से प्रिपेयर कर, इस पर डिपेंड नहीं करता, मेथड ऑफ इट्स प्रिपेयर, ठीक है, ये और लिखना, और फ्रॉम सोर्स फ्रॉम विच, या डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशंस, या फ्रॉम सोर्स फ्रॉम विच, और फ्रॉम सोर्स फ्रॉम which it has been obtained, one second, has been obtained, ठीक है, इसमें भी वही कहा गया, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है कि अ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स बट द रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट रिमेन्स सेम. द रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट रिमेन्स सेम. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ इट्स प्रिपेयर, या फ्रॉम सोर्स फ्रॉम which it has been obtained, यानी सोर्स पे डिपेंड नहीं करता, ये मेथड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है. जैसे इस पर एग्जांपल ले लिया जाए, इसको रफ कर दे रहे भाई. अभी प्रेजेंट टाइम में देखो, आप अपने ही आसपास का एग्जांपल ले लीजिए भाई. यहां जो आपका ये है वाटर, ठीक है, इसमें आप मुंडेश्वरी देवी से लाकर के जल भरे हुए हैं. कहां से लाए भाई? मुंडेश्वरी देवी से. आपने इसमें जल ला के रखा हुआ है, ये जल भरा हुआ है, ठीक. और एक और आपने कंटेनर लिया, इसमें आपने पटना गंगा जी से जल ला के भरा हुआ है. इसमें आपने पटना से गंगा जी से जल ला करके भरा हुआ है. अब आप इसमें मान लीजिए कि आपने कुछ इसमें एसिड या बेस भी रखा हुआ है, या कोई पार्टिकल्स भी आपने इसमें मिला दिया. फिर एसिड बेस मान लेते हैं, ठीक है, कि भैया आप इसमें जो है कुछ एसिड और बेस भी रखे हुए हैं, ठीक है. आप इसमें सम एसिड एंड सम बेस, ठीक है.
आप इसमें एसिड और बेस भी रखे हुए हैं, ठीक। हाँ, ये आपने कहां से लाया भाई? मुंडेश्वरी देवी से। ये कहां से लाया आपने भाई? पटना से, ठीक। और दोनों क्या है आपका? जल। दोनों क्या है आपका? दोनों क्या है आपका? जल है। तो यहां पे जब जो जल है दोनों का सोर्स डिफरेंट है भाई। जो जल है वो सोर्स क्या है? डिफरेंट है। ये जो जल है वो मुंडेश्वरी देवी से आया हुआ है, ये अधौरा पहाड़ का वाटर है। जब ये आपका जो जल है वो पटना से आया हुआ है, ये गंगा जी का जल है। इसमें आपका मान के चलिए बहुत से जो है मिनरल्स है, मिनरल्स मान लेते हैं। क्या है इसमें? मिनरल्स है, ठीक है भाई। अब यहां देखिए, जब हम लोग इसको क्या किए, एक उसी देखो क्या क्या इसमें नॉन रिएक्टिव 2 इलेक्ट्रोड इसमें डीप कर दीजिए। नॉन रिएक्टिव मींस जो इससे रिएक्ट नहीं करेगा उसे बोलते हैं नॉन रिएक्टिव। 2 इलेक्ट्रोड डीप कर दीजिए। 2 इलेक्ट्रोड क्या कर दीजिए? डीप कर दीजिए। और जब आपने इलेक्ट्रोड डीप कर दिया फिर आप इसको बैटरी से जोड़ दीजिए। तो क्या करिए भाई? बैटरी से जोड़ दीजिए। मान लेंगे हम लोग एक बैटरी ऐसे बना देते हैं, ठीक है। यहां हम लोग इसको बैटरी से जोड़ देते हैं। किसको? इलेक्ट्रोड को। ये इलेक्ट्रोड को हमने ये हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी का ये पॉजिटिव सिरा होता है और ये निगेटिव होता है। यहां इसको जोड़ दीजिए। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जो पॉजिटिव है जब यहां से बैटरी से करंट फ्लो होगा यहां पे बबल्स इकट्ठा होने लगेंगे, और ये जो बबल्स होंगे यहां से वो O2 बना के निकलने लगेंगे, मींस ऑक्सीजन। ये क्या निकलेगा भाई? ऑक्सीजन। और इस इलेक्ट्रोड से इसके आसपास बबल बनने लगेंगे और यहां से जो आपका एलिमिनेट होगा वो एलिमिनेट होगा। यहां से जो आपका एलिमिनेट होगा सर जी वो एलिमिनेट होता है आपका हाइड्रोजन। क्या एलिमिनेट होगा भाई? हाइड्रोजन। तो देखा गया सर जो ये जल है और यहां भी वही सेम प्रॉपर्टी देखा गया। यहां भी क्या एलिमिनेट होगा? ऑक्सीजन। और यहां क्या एलिमिनेट होगा भाई? हाइड्रोजन। तो यहां पे दोनों साइड देखा गया कि सेम एलिमिनेटर मींस वाटर कोई भी हो, सोर्स कुछ भी हो, यहां क्या एलिमिनेट होगा? ऑक्सीजन। बैटरी के पॉजिटिव से ऑक्सीजन और निगेटिव से हाइड्रोजन। निगेटिव से क्या एलिमिनेट होगा भाई? हाइड्रोजन, ठीक है। इससे कंक्लूजन क्या निकाला गया? कंक्लूजन ये निकला इससे कि सर जो वाटर है, जो आपका वाटर है, वाटर यानी वाटर किससे किससे मिलकर बना है? तो सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मींस H2 प्लस हाफ O2 और क्या बन जाएगा आपका? वाटर। यानी से ये सोर्स मिला आपका जो हाइड्रोजन है, सॉरी वाटर है, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है और ये क्या बन जाएगा भाई? आपका वाटर। अब इसमें देखा गया जो ऑक्सीजन उसका वेट कितना होगा भाई? 16 ग्राम, जबकि हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 2 ग्राम। एक तो ये हो जाएगा सर इससे एक 3 ग्राम बन जाएगा, या फिर अगर रेशियो देखा जाए तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 8:1 रेशियो होगा। 8 ग्राम ये 1 ग्राम से रिएक्ट होगा और ये कितना बन जाएगा? 9 ग्राम। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। मींस अब सोर्स डिफरेंट है, सोर्स डिफरेंट है, बट जब आपने इलेक्ट्रोड डीप किया उसमें और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो एनोड पे क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन। और कैथोड पे क्या रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन गैस। चाहे वाटर यहां से हो या वाटर ये हो, सोर्स डिफरेंट है। और सोर्स डिफरेंट है, मास देखिए सर यहां भी वही ऑक्सीजन है तो मास आपका देखिए सेम है ना, चाहे आप इसमें ये नोट कर लीजिए इसको भाई। ये है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस।